मेंटेनेंस यानी गुजारे भत्ते के मामलों में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि अगर पारिवारिक न्यायालयों के द्वारा जो फैमिली कोर्ट होती है जिले में, उनके द्वारा पति के खिलाफ अगर मेंटेनेंस का कोई आदेश पारित किया गया है, यानी कि कोई धनराशि अगर निश्चित कर दी गई है प्रतिमाह देने के लिए जो मेंटेनेंस होता है, अगर वो धनराशि थोड़ा-सा ज़्यादा है 15,000, 20,000, 25,000, तो बहुत कम ऐसा होता है कि उस धनराशि को हाई कोर्ट के द्वारा कम करने का कोई ऑर्डर किया जाए। हाँ दोस्तों, कई केसेस में देखता हूँ फैमिली कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ लोग हाई कोर्ट जाते हैं, क्रिमिनल रिवीजन दाखिल करते हैं। क्रिमिनल रिवीजन सालों साल तक चलता है, एक तो सुनवाई का नंबर नहीं आता, अगर नंबर आता भी है तो जब तक कि कोई ठोस सबूत इस बात का ना हो कि पत्नी के द्वारा जॉब किया जा रहा है या पत्नी अच्छा खासा कमा रही है और अपना मेंटेनेंस करने में पूरी तरीके से सक्षम है, अगर ऐसा सबूत जब तक कोई नहीं होता तो बहुत कम चांसेज होते हैं कि जो भरण पोषण की धनराशि पारिवारिक न्यायालय के द्वारा बांधी गई है उसको कम किए जाने का कोई आदेश हो सके। लेकिन दोस्तों, अभी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा 29 अगस्त को, बहुत ही रिसेंट मामला है, एक फैसला दिया गया जिसमें फैमिली कोर्ट ने जो धनराशि बांधी थी भरण पोषण के लिए पत्नी के लिए, उसको कम करने का आदेश दिया गया है। तो साथियों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में इसी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के साथ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या आप किसी भी तरीके की जुडिशरी से संबंधित कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी जानकारी आपको जानना चाहिए। अगर आप कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए हैं या आपका कोई मामला इस तरीके का चल रहा है तो भी इस तरीके की कानूनी जानकारियां आपको जाननी चाहिए और आपके कहीं ना कहीं काम आ सकती हैं। तो जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, यह जो मामला था जो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, अंकुश कुमार परासर वर्सेज सपना एलियाज मोना, क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन मैट्रिमोनियल नंबर 131 बटे 2025, और अब 29 अगस्त का ऑर्डर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 2017 में शादी होती है। शादी होने के बाद दोनों लोग साथ रहते हैं, दाम्पत्य संबंधों के चलते एक पुत्र पैदा होता है। इसी के बाद डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। डिस्प्यूट पैदा होने के बाद दोनों लोग अलग हो जाते हैं, मामला बढ़ जाता है और कोर्ट कचहरी की शुरुआत हो जाती है। पत्नी के द्वारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मेंटेनेंस क्लेम किया जाता है। पारिवारिक न्यायालय के समक्ष यह कहा जाता है पत्नी के द्वारा कि उसका हस्बैंड 70,000 रुपया पर मंथ की आय अर्जित कर रहा है और अपने आप को पूरी तरीके से अपने माता पिता पे आश्रित दिखाया जाता है। दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद पारिवारिक न्यायालय इस नतीजे पे पहुंचती है कि हाँ, पति 70,000 रुपया पर मंथ की आय अर्जित कर रहा है और पत्नी और उसके बच्चे के लिए 25,000 रुपया प्रति माह भरण पोषण देने का आदेश पारित कर दिया जाता है दोस्तों, पारिवारिक न्यायालय के द्वारा। अब पारिवारिक न्यायालय के इसी आदेश को क्रिमिनल डिवीजन के जरिए दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष चैलेंज किया गया था। यह जो आदेश था दिल्ली के न्यायालय का, ये कड़काडुमा के एक फैमिली कोर्ट का आदेश था। तो देखते हैं दोस्तों कि दिल्ली हाई कोर्ट में किस तरीके का आर्गुमेंट होता है, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण बात कही जाती है और फाइनली किस तरीके का फैसला दिया जाता है। साथियों, दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष हस्बैंड की ओर से जो एडवोकेट अपीयर हुए, उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें कही आर्गुमेंट में, सबसे पहली बात कही कि पति का होम लोन है, माता पिता की जिम्मेदारी है हस्बैंड के ऊपर। फैमिली कोर्ट के द्वारा इन बातों को नजरअंदाज किया गया। यह भी बताया जाता है कि होम लोन में वह 11,000 रुपया की किस्त अदा कर रहा है, प्लस माता पिता की देखरेख और किराए का मकान है, इन सब में लगभग 35,000 रुपए के आसपास खर्च हो जाता है और 36,000 रुपया अपनी आय बताई गई मासिक पति के द्वारा। और यह कहा गया कि मैंने 36,000 रुपया अपनी आय बताई थी, लेकिन पारिवारिक न्यायालय ने उसको 70,000 समझ लिया और 25,000 प्रति माह का आदेश पारित कर दिया गया। दोनों पक्षों के आर्गुमेंट यहां भी होते हैं। आर्गुमेंट सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच जस्टिस नीना बंसल कृष्णा के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा महत्वपूर्ण बातें कही जाती हैं।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले का जिक्र किया जाता है। यह फैसला था अनिल कुमार वर्सेस श्रीमती सुनीता, क्रिमिनल डिवीजन नंबर 829/2024। केस की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था। इस जजमेंट में कहा गया था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा कि द वाइफ लीव द कंपनी ऑफ हर हस्बैंड फॉर नो गुड रीजंस, देन शी कैन नॉट सीक मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। अगर पत्नी बिना किसी अच्छे कारण के, बिना किसी उचित कारण के पति का घर छोड़ देती है, यानी पति का साथ छोड़ देती है, तो फिर वो गुजारा भत्ते की हकदार नहीं है। मैं कई मेंटेनेंस की वीडियोस में ये बात बता भी चुका हूं कि जो कानून है, पहले 125 सीआरपीसी था, 125(4) में ये बात कही गई है। जो नया कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसकी धारा 144(4) में भी यही बात कही गई है कि अगर पत्नी बिना किसी रीजन के पति से अलग रह रही है, अपने दाम्पत्य संबंधों का निर्वहन नहीं कर रही है, तो भी वो भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। तो यही बात इस अनिल वर्सेस सुनीता में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा कही गई थी। एक और बहुत जबरदस्त बात कही गई थी इस मामले में कि राइट टू मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ इज सब्जेक्ट टू परफॉर्मिंग हर स्टेट्यूटरी इन मॉरल ड्यूटीज। जो गुजारे भत्ते का जो अधिकार है वो सशर्त है कि जब महिला अपनी नैतिक और विधिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करे, तभी वो गुजारा भत्ता ले सकती है। ये कहा गया था अनिल वर्सेस सुनीता के केस में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा। तो इस केस का हवाला दिया जाता है। एक भारत हेगड़े वर्सेस सूरज हेगड़े 2007 का मामला था। इस केस की भी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। इस केस का भी हवाला दिया जाता है। इन सारी चीजों को देखने के बाद एक बात और कही जाती है हस्बैंड के एडवोकेट के द्वारा कि वाइफ खुद अर्निंग मेंबर है और 15,000 रुपया महीना वो कमा भी रही है। दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनती है कोर्ट। इसके बाद कोर्ट के द्वारा महत्वपूर्ण बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि पत्नी अपनी आमदनी व खर्चे का कोई स्पष्ट ब्यौरा नहीं दिया। हाँ दोस्तों, पत्नी ने अपनी आय और खर्चे का स्पष्ट ब्यौरा नहीं दिया। हमें पता है कि रजनीश वर्सेस नेहा के केस में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि दोनों लोगों को अपनी असेट और लायबिलिटी का एफिडेविट भर के कोर्ट में देना पड़ता है कि हमारी क्या आय है, क्या खर्चे हैं हमारे पास क्या चल और अचल संपत्ति भी, ये दोनों लोगों को देना होता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी के द्वारा अपनी आय और खर्चे का ब्यौरा नहीं दिया गया। वहीं पति ने किस्त व पारिवारिक जिम्मेदारियों के सबूत पेश किए। पति ने सारे एविडेंसेस दिए कि वो इतनी किस्त देता है होम लोन की, माता पिता की जिम्मेदारियों से संबंधित सबूत दिए। फाइनली कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता ऐसा होना चाहिए जिससे पत्नी और बच्चे की जरूरतें पूरी हो सकें। हाँ दोस्तों, गुजारा भत्ता ऐसा होना चाहिए जिससे पत्नी और बच्चे की जरूरतें पूरी हो सकें, साथ ही साथ पति के आर्थिक दायित्वों जैसे होम लोन, माता पिता की जिम्मेदारी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो एक जबरदस्त प्रिंसिपल इसमें लेट डाउन कर दिया गया कि माता पिता की जिम्मेदारी यानी पति के खर्चों को, अगर वो कोई किस्त देता है, इन सारी चीजों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह कहते हुए ये जो 25,000 रुपए की धनराशि थी इसको कम कर दिया जाता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, फैमिली कोर्ट ने जो गुजारे भत्ते की धनराशि का आदेश किया, हाई कोर्ट ने उसको कम कर दिया। कैसे लगी जानकारी जरूर बताएं। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारी के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।